हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट थर्ड है, जिसमें सबसे बेहतर सवाल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप पार्ट वन पार्ट टू देख लिए होइएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बेहतर जरूर होने वाला है। मतलब जो जो सवाल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, प्रयास कर रहा हूँ कि इस वीडियो में वो सभी सवाल आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आ जाइए। तो ये देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट थर्ड, तो उसका ये पहला सवाल है। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, समझिए, डायग्राम बनाइए और तब आगे बढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है ना। पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, जो मतलब समझिए कि ये जो है ना 3000 मीटर के ऊपर से जा रहा है, तो ये वर्टिकली अबव, ये जो एरोप्लेन है नीचे वाला, इससे ऊपर से वो क्रॉस किया। लेकिन ये जो है वो 3000 मीटर पे है ना। अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, when the angle of elevation of two planes from same point on the ground is 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि ये लीजिए, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। एक एरोप्लेन मान लीजिए यहाँ पे, ये एरोप्लेन है पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पे, और ये कितना है, 3000 मीटर ऊपर है। और दिया हुआ कि ये जो एरोप्लेन ए मान लीजिए है वो वर्टिकली अबव एक और दूसरा प्लेन है, मान लीजिए बी है, तो इसके इस बी एरोप्लेन के वर्टिकली ऊपर है। ठीक है, अच्छा। और ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड पे ये कोई पॉइंट है, तो बोलता है मतलब वन एरोप्लेन विच इज 3000 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3000 मीटर ऊपर है, पासेस वर्टिकली अबव द अनदर, अनदर जो बी है, बी के जस्ट ऊपर से क्रॉस करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। when angle of elevation of two plane from the same point on the ground, इन दोनों एरोप्लेन का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है, आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो श्योर है कि ये जो बड़ा वाला एंगल है वो 60 डिग्री होगा, और ये जो छोटा वाला एंगल है ये 45 डिग्री होगा। हाँ सर, बिल्कुल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से, यहां से, चलो ए बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी मान लेते हैं। तो पूछा क्या है 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। वर्टिकल डिस्टेंस यानी ए और बी जो एरोप्लेन है इनके बीच का गैप बताना है, ए बी बताना है। तो ऐसा करिए कि थोड़ा सा समझाने के लिए, ए से बी तक देखिए, ये अगर h मान लिया जाए, अगर h मीटर मान लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट है आप इसको देख लीजिए, 3000 माइनस h। इस छोटे से गैप को, अगर इस छोटा सा जो गैप है इसको अगर हम इस गैप को क्या मान रहे हैं, h, टोटल है 3000, इसको h मानेंगे तो ये जो बच जाएगा 3000 माइनस h। हम उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो भाई क्वेश्चन हो गया और ये डायग्राम हो गया। अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में कंसीडर टू प्लेन्स, या एक मिनट, हाँ देखिए, कंसीडर, आप फिर से ऐसे लिखेंगे, अ प्लेन ए विच इज फ्लाइंग 3000 मीटर अबव द ग्राउंड, passing above another aeroplane B just above.
which is h meter above the another aeroplane. These two aeroplanes makes an angle of elevation on the ground at point D, an angle of elevation 60 degree and 45 degree. We have to find the distance या vertical distance between the aeroplanes. तो इतना लिखने के बाद ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, और इसे लिखने के बाद अब इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। चलिए देखते हैं। तो दो ट्रायंगल है, दोनों में चलना होगा बारी बारी से। सबसे पहले छोटे वाले में चलिए, देखिए इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में अगर आप चलते हैं तो tan 45 डिग्री लीजिए, tan 45, ये 45 एंगल, ये 45, tan 45। तो दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, बेस को फिलहाल कुछ x एज्यूम कर लीजिए, तो 3000 माइनस h बाई x हो जाएगा। और ये tan 45 1 होता है, 3000 माइनस h बाई x, तो एक रिलेशन आ रहा है यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, x इंटू 1x हो जाएगा, और 1 इंटू इतना 3000 माइनस h। चलिए इसको हम 1 मान लेते हैं। तो x आपका आ गया, x और h में एक रिलेशन आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया इस छोटे वाले ट्रायंगल BCD से। बहुत अच्छे। अब आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में ACD। अब चलेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ACD। ACD में आप tan 60 डिग्री लगाइए, tan 60। तो दिस होल, ये पूरा A से लेकर C तक, tan थीटा दिस परपेंडिकुलर AC दैट इज 3000, और बाई दिस x 3000 बाई x, ये कितना हो जाएगा 3000 बाई x। तो tan 60 आपको पता है √3 होता है, और ये 3000 बाई x। तो यहां से x इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, x √3 इज इक्वल टू 3000। देखिए थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाए, या देखिए x इज इक्वल टू 3000 बाई √3, आप यहाँ करिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो √3 और 3 जो है ना, ये √3 और 3 मिलकर 3 हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और वो 3 से इसको काटिएगा तो 1000 बार में कटेगा, तो बचेगा क्या, x का वैल्यू 1000 अंडर √3। ठीक है, तो x मिल गया, x का वैल्यू यहां रख दिया जाए, h तो मिल रहा है, तो यहाँ एक काम और कर लिया जाए, ये दिस इज 1000 और ये है 1.73 आपका दिया हुआ है, तो इसको 1730 इतना मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब आ जाइए यूजिंग 1, h पूछा है, दोनों के बीच का जो वर्टिकल हाइट आप देख लीजिए, आप देख लें हम लोगों से क्या पूछा, ये जो छोटा h है, दोनों के बीच का गैप छोटा h, ये h, x का वैल्यू यहाँ मिल चुका है ना ये, तो x का वैल्यू जो 1730 मिला है यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए अब फ्रॉम फर्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, देखिए तो वहाँ से हम लिख सकते हैं h को यहाँ, अच्छा चलिए x इक्वल टू कितना दिया है 3000 माइनस h, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या होगा 3000 माइनस x, और 3000 माइनस x है इतना मीटर, तो कितना आ जाएगा इतना मीटर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड जो दोनों प्लेन के बीच का गैप है वो इतना आ जाएगा, ये आ रहा है 7 3 10 7 9 1 10, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, धीरे धीरे आज थोड़ा बेहतर सवाल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड, a man on the cliff, a man on the cliff observes a man on the cliff observes a boat at an angle, a boat at an angle of depression, a boat at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the shore to the point, approaching to the shore to the point immediately beneath the observer, beneath the observer with a uniform speed, ठीक है। 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken. Find the total time taken by the boat to reach the shore. चलिए ये सवाल है, जरा देखते हैं इसका क्या है, कैसे हो सकता है। देखिए पहले तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना होगा। एक आदमी है जो क्लिफ पे कहीं ऊपर पहाड़ी पे ऊपर वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, किसी बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ये पहाड़ी, जैसे अभी यहाँ खड़े हैं और नीचे पानी है ना, और ये हम यहाँ पे इसके ऊपर चढ़े हैं, देख रहे हैं कि बोट उधर से चला आ रहा है मेरी तरफ, है ना। तो मान लीजिए कि ये है क्लिफ, या फिर क्या बोला यहाँ पे, क्लिफ है, ठीक है। और आदमी यहाँ पे है और बोट यहाँ पे है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि बोट इधर ये चल रहा है, मतलब ए बी को मान लीजिए कि क्लिफ है, बोट। तो थोड़ा और बड़ा ले लें डायग्राम को। ठीक है। क्लिफ, ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखिए यहां से जब ये ऑब्जर्व करता है ना, ये ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखिए यहां से ऑब्जर्व कर रहा है और इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ये सी जो पॉइंट हो ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यही ना बनता है। तो 30 डिग्री है। मतलब ये कि इस जगह से जब वो आदमी इस बोट को देख रहा है, ये क्लिफ के ऊपर यहाँ पे है और यहां से देख रहा है बोट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यही बनेगा, बिल्कुल सही, 30 डिग्री है। और क्या देख रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बेनीथ द ऑब्जर्वर। मतलब जहां ऑब्जर्वर है, अब शोर है, इधर पानी है, तो पानी में बोट चला आ रहा है, तो शोर का मतलब जो किनारा है, ये किनारे के तरफ आ रहा है। तो क्या ऑब्जर्व करता है कि जस्ट बेनीथ इसके नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से बोट चलता हुआ ऐसे यहां आ रहा है, बेनीथ द ऑब्जर्वर के जस्ट नीचे आ रहा है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड।
ये किसी स्पीड से आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि अच्छा चलो थोड़ा और आ गया ये, विथ यूनिफॉर्म 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अच्छा, यहां से जब ये 6 मिनट चलता है, 6 मिनट का टाइम लेता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीजर से, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीजर से। बहुत अच्छे। तो डी पॉइंट पे आ गया, 6 मिनट में डी पॉइंट पे स्पीड कुछ यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है ना। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड भी, स्पीड को यहां मान लीजिए, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, हम एज्यूम कर लेंगे सॉल्यूशन पार्ट में, ठीक है ना। तो अब क्या बोलता है, 6 मिनट इसको लगता है, जब सी से चलते चलते डी तक पहुंचा तो 6 मिनट में यहां आ गया 60 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर। टोटल कितना समय, 6 मिनट तो ये लगा, और यहां पे ये वाला टाइम भी पता करिए, ये टाइम कितना है। ऐसा करिए कि ये मान लीजिए कुछ x है और ये मान लीजिए कुछ y है, तो x डिस्टेंस को चलने में 6 मिनट। अब पता करिए कि y डिस्टेंस को चलने में कितना मिनट। मान लीजिए ये 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट कुछ आएगा। मान लीजिए 5 मिनट आया, तो 5 मिनट ये और 6 मिनट ये, टोटल 11 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब हमको पता करना होगा कि ये y डिस्टेंस चलने में उसको कितना समय लगा, कितना मिनट लगा, क्योंकि ये तो 6 मिनट पता है, टोटल यहां से वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये टाइम प्लस ये 6 मिनट दिया वो जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहला तो यही स्टेप है। अब आइए जरा इसका सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन करना होगा। लेट बी बी द क्लिफ फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग a boat at point C in the sea moving toward the shore of the cliff, cliff के shore की तरफ बढ़ रहा है, making an angle 30 degree and after 6 minutes the angle of depression is 60 degree। जब इस पॉइंट पे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका 30 डिग्री है, और जब यहां से 6 मिनट आगे बढ़ता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ के कितना हो जाता है, ये यहां आ गया ना। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूरा लेना पड़ेगा, ये पूरा मतलब ये पूरा, ठीक है ना, 60 डिग्री। ऑन मूविंग फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी जब मूव किया है, इट टेक्स 6 मिनट, वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू रीच फ्रॉम सी टू ए। ऐसे आप इतना लिख देंगे, और इतना लिखने के बाद फिर सॉल्यूशन पार्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन पार्ट में आइए, ये कुछ मान लेते हैं कि h मीटर है, ठीक है ना। लेट हाइट विद द क्लिप भी h मीटर। तो पहले आप चलिए, ठीक है, पहले बी ए डी, पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल BAD में। चलिए, तो BAD में आप tan 60 ले लो, tan 60 लीजिएगा तो दिस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा, h बाई वाई। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h बाई वाई, तो h इज इक्वल टू y√3। एक रिलेशन आया h और y में, ठीक है ना। अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल, अब चलेंगे इन ट्रायंगल BAC इन ट्रायंगल BAC में। चलिए, इसमें भी आप लीजिए tan 30 डिग्री लीजिए, tan 30 डिग्री। तो दिस पूरा परपेंडिकुलर h बाई पूरा बेस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ना, तो दिस परपेंडिकुलर बाई दिस बेस, तो बेस होगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहां से ये आपका 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, और दिस इज इक्वल टू h बाई एक्स प्लस वाई।
तो ऐसा करिए कि दोनों से h को हटा दीजिए। h का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमें xy में चाहिए, xy चाहिए, तो h का तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो ऐसा करिए कि h√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h इंटू √3 1 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई √3, ठीक है ना। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। क्योंकि h का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें x और y में रिलेशन चाहिए। x y मिल जाएगा तो पता चलेगा ये कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इक्वेटिंग 1 एंड 2, या इक्वेटिंग की जगह फ्रॉम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखा जाए तो h का वैल्यू जो यहाँ है वही h का वैल्यू यहाँ है। इसका मतलब दिस h इज इक्वल टू दैट h। तो x प्लस वाई बाई √3 इज इक्वल टू वाई √3 बाई कुछ नहीं बना है ना। ये भी h का वैल्यू है, वो भी h ही का वैल्यू है। तो दिस पार्ट, ये जो दिस पार्ट दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करिएगा तो x प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 इंटू √3 3, दिस इज 3y, ठीक है ना। अब देखिए आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए इस y को उधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2y। इसका मतलब x बाई वाई जो होगा 2/1 हो गया। तो इसका मतलब देख लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो x और y का रेशियो, ये जितना डिस्टेंस है डबल है और ये सिंगल है। ये 2 है तो ये 1 है। देखिए x बाई वाई, x अगर 2 है तो y 1 है, तो x अगर 2 है तो y 1 है, मतलब ये दुगना डिस्टेंस है ये। तो और स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये डिस्टेंस चलने में कितना समय लगा होगा, 3 मिनट लगेगा। देखिए अगर x डिस्टेंस चलने में, अच्छा हम बताते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब x बाई वाई को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 2/1, बड़ा अच्छा, थोड़ा सा 3 से यहाँ भी 3 से यहाँ भी, क्या होगा भाई, तो x बाई वाई ये क्या होगा 6/3। ऐसा क्यों किए, x अगर 6 है, x अगर 6 मिनट लगा है तो y कितना लगेगा, 3 मिनट लगेगा, क्योंकि अरे ये 6 मीटर है तो ये 3 मीटर है, तो टाइम उसी हिसाब से ना लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जो है बोट का मूवमेंट है ना। तो देयरफॉर टोटल टाइम जो लगेगा वो 6 + 3 मिनट, यानी कि 9 मिनट्स, ठीक है ना। समझ रहे ना, पहला x का 6 है, x अगर 6 है तो y कितना 3, y 3। ये बहुत अच्छा तरीका है, रेशियो का यूज कर लिए, एकदम सुपर हिट मेथड हो गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझे होंगे, ठीक है। आज का तीसरा सवाल अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा सवाल, आप जरूर मान रहे होंगे कि सर सवाल तो ठीक ठाक है। थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, देखिए एकदम बढ़िया सवाल है, ये भी सब बोर्ड में आया हुआ है। ये तो हॉट्स है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, from the top of lighthouse the angle of depression, the angle of the angle of depression of two ships, angle of depression of two ships on the opposite side, on the opposite side
of it, opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse be h meter and line joining and line joining the ships passes through the lighthouse so that distance between the ships is h into tan alpha plus tan beta divided by tan alpha into tan beta, और इतना मीटर है ना, इतना क्या मीटर, कुछ हाँ इतना मीटर, ठीक है, ये ला देना है। अब जरा इसको पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है ना। ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस, जरा समझा जाए पहले, एक मिनट। फ्रॉम द टॉप of a lighthouse, the angle of depression of two ships opposite side of it, एक लाइट हाउस है, जैसे मान लीजिए दिस इज लाइट हाउस, और लाइट हाउस होता है जैसे जहाँ पोर्ट होते हैं, जहाँ पे जहाज, पानी के जहाज आते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्ट्स का या फिर सप्लाई होता है, सामानों का सप्लाई होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वहाँ एक लाइट हाउस लगा होता है जो उस जगह पे लाइट का काम करता है। तो क्या बोलता है, लाइट हाउस का एक टॉप है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स अपोजिट, एक शिप इधर है तो एक शिप इधर है, यहां से शिप इसको भी देखा जा रहा है, यहां से शिप इसको भी देखा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है ना। दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब जैसे मान लो ए बी आपका लाइट है, उससे बी से देखा जा रहा है, सी है एक बोट और डी भी दूसरा बोट है ना, दोनों आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से जब देख रहा है सी को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बन रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल और दिस लाइन ऑफ साइट, यहां भी कुछ बन रहा होगा। तो दोनों का अल्फा बीटा है, ये मान लीजिए अल्फा है तो ये बीटा है, और ये हाइट जो है लाइट हाउस का h मीटर है, समझ गए। अच्छा, ये अल्फा तो आप इसको अल्फा ले सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो ये बीटा है तो आप इसको बीटा ले सकते हैं, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो इसमें बोला है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर एंड लाइन ज्वाइनिंग द शिप, देखिए passes through the लाइट हाउस, मतलब देखिए ये जो बोट है और ये जो बोट है, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करना, जो लाइन है दोनों को ज्वाइन करने वाला, ये लाइट हाउस से होकर के गुजरता है ना, मतलब लाइट हाउस जस्ट इसके कहीं बीच में है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, तो मान लीजिए कि लाइट, ये वाला डिस्टेंस कुछ x मीटर है और ये वाला डिस्टेंस कुछ y मीटर है ना। तो x प्लस वाई, x और y दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो आप एक्सप्लेन करेंगे, फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट ए बी द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस इट इज ऑब्जर्व दैट टू बोट्स C and D opposite of lighthouse, the angle of depression is found to be alpha and beta respectively. Height of the lighthouse is h meter. We had to find the distance between two boats. तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन, कॉपी कलम लेके रखें, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए,
ये जो x और y का सम है वो अपने को इतना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। चलिए तो किस ट्रायंगल में चला जाए, किसी में, तो सबसे पहले किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं। चलो इसमें चलते हैं, बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी में चलिए, तो tan अल्फा लगा दीजिए। tan अल्फा, तो tan अल्फा मतलब tan थीटा, दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर बाय बेस h बाई वाई, h बाई वाई। तो यहाँ से h का वैल्यू ले आइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो h इज इक्वल टू वाई tan अल्फा। दिस इज अच्छा x और y में चाहिए हमें, x और y का सम, तो यहाँ से y पता कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू h बाई tan अल्फा। दिस इज 1, ठीक है। अब आप किस में चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में चलिए, बी ए डी, है ना, इन ट्रायंगल बी ए डी। तो इसमें आप tan बीटा ले लो। tan बीटा जब लेंगे तो दिस परपेंडिकुलर बाय फिर दिस बेस, तो h बाई एक्स हो जाएगा, h बाई एक्स हो जाएगा। तो tan बीटा h बाई एक्स, तो यहां से x पता कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो h इज इक्वल टू एक्स tan बीटा, और यहां से x का वैल्यू लीजिएगा तो h बाई tan बीटा। दिस इज 2। अब हमें चाहिए x प्लस वाई, तो हम यहां लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, तो देयरफॉर x प्लस वाई जो होगा वहां देखिए, x है x आपका h बाई tan बीटा प्लस, वहां प्लस ही न लाना है, हाँ प्लस ही है, आ जाएगा, फिर हम एक बार शो कर लेंगे। तो x का वैल्यू यहां से, और y h बाई tan अल्फा, y आप देख रहे h बाई tan अल्फा, आ गया आंसर। एलसीएम लीजिए, तो यहां हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा एलसीएम, और ये बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, h tan अल्फा प्लस, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, tan अल्फा कैंसिल, बच गया tan बीटा का h से मल्टीप्लाई होगा, h tan बीटा। अब न्यूमरेटर में h कॉमन ले लीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है ना, ये आ गया इतना मीटर, और यही आपको लाना था। आप अगर गौर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं यही लाना था। ये जो अपना रिजल्ट है वो सॉरी इसी रिजल्ट को लाना था, वो रिजल्ट आ चुका है। वही प्रूफ करना था कि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों बोर्ड का डिस्टेंस का, वो x प्लस वाई होगा, और वो यहाँ आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। आसान है, कोई भारी बात नहीं है। हमने किया क्या, बड़ी आसान चीज़, अगर बढ़िया से देखिएगा तो ये टफ नहीं है। हमने इस वाले ट्रायंगल में चला, इस वाले ट्रायंगल में चला, tan थीटा लगा करके y पता कर लिया, इस वाले ट्रायंगल में चला, tan बीटा लगा करके x पता कर लिया, और x हमको टोटल चाहिए था, तो ये x और ये y दोनों को जोड़ दिया। तो जैसे ही दोनों को हम लोगों ने जोड़ा है, यहाँ पे देखिए आराम से आ गया है रिजल्ट, ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सब अच्छे सवाल हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, देखिए वो एक्सप्लेनेशन पे मेरा स्ट्रेस नहीं है, वो आप आराम से कर लेंगे, सॉल्यूशन पे है, टाइम बचाने पे है, ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सके एक सिंगल वीडियो में।
अगर हम बिल्कुल फिगर एक्सप्लेन करने लगे तो हमें लगता है कि नंबर क्वेश्चन से आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम h मीटर अबव फ्रॉम h मीटर अबव अ लेक is alpha and angle of depression of its reflection of its reflection in the lake ये सवाल आया है, हाँ भाई 2008 में आया और हॉट्स में दिया, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग में, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज क्या h is h tan beta plus tan alpha divided by tan beta minus tan alpha इतना मीटर, ये आना चाहिए h tan beta plus tan alpha tan beta minus tan alpha, ये आना चाहिए। हाँ, तो देखिए इसका डायग्राम बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। द एंगल ऑफ पहले क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, जैसे कोई लेक होगा, देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये लेक है, बिल्कुल समझना होगा, ये लेक है, ये लेक, इसके अंदर पानी है, ढेर सारा पानी है, ये ठीक है, ये पानी है और लेक का सबसे ऊपर यहां तक पानी है, मतलब नीचे से यहां तक पानी है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, बादल कहीं है, मान लीजिए यहाँ पे क्लाउड है, ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड मान लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ ये क्लाउड है, ये सरफेस है, ए बी सरफेस है, ये लेक का अपर सरफेस है, और यहाँ क्लाउड, ये सरफेस से क्लाउड सी पे क्लाउड, सी फॉर क्लाउड सी पॉइंट पे है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। अच्छा, ये सही है, हाँ ऐसा ही है, तो थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर करना होगा जिससे कि फिगर बेहतर बने। यहां से ये मान लीजिए सी फॉर क्लाउड है ना, तो ये जो सरफेस है ना, यहां से h मीटर ऊपर, h मीटर, ये कितना है, दिस इज, हम a को यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इस सब फिगर में थोड़ा मेरे को माफ करिएगा, है ना। तो ये जो है ना, ये वाला हाइट है h मीटर है, तो लेक का जो सरफेस है यहां से h मीटर एबव, यहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दिस, तो एंगल, अच्छा देखिए ये सरफेस, ये सरफेस, और यहां से दिस इज लाइन ऑफ साइट, तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा आपको, आप यहां से देख रहे हैं ना, अरे भाई लेक का जो सरफेस है यहां से h मीटर ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, यहां से h मीटर ऊपर, बताओ आप यहां पे हैं और यहां से क्लाउड सी को देख रहे हैं, तो बच्चे ये वाला हाइट भी तो h ही हो जाएगा ना, h मीटर तो ये भी हो जाएगा, h मीटर तो ये भी हो जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां कितना बन रहा है, दिस अल्फा। फिर से
क्लाउड फाउंड एच मीटर अबव द लेक इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से क्लाउड को यहां देखा जा रहा है, यहां से जो कि लेक के सरफेस के एच मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनता है, जहां देख रहे हैं वहीं पे बनता है, और ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल के बीच बनता है, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे खींच, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्लाउड पूरा इतना बड़ा है ना, पानी का सरफेस देखिए, रिफ्लेक्शन किसका होगा जरा समझिएगा। ये है ना भाई लेक के सरफेस बी से सी तक, आप अगर देखा जाए एक्चुअल में सरफेस तो यहाँ है, पानी यहाँ तक है, अब यहाँ से इतना ऊपर ये क्लाउड है, तो इसका रिफ्लेक्शन उतना ही अंदर बनेगा। यानी कि ये जितना बड़ा है ये वाला बीसी जितना बड़ा है, उसी का रिफ्लेक्शन इसमें पानी में ऐसे नीचे बनेगा। नहीं समझे? क्या ले लिया जाए? हाँ, एक पेंसिल है मेरे पास, ये हो जाएगा? अच्छा कोई बात नहीं, आप ये मान लो, इससे हो जाएगा। देखिए ये जो है ये क्लाउड है, जस्ट यही क्लाउड है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा इस पानी में? जस्ट इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बनेगा, यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ तक बनेगा। मतलब समझ गए होंगे। तो जितना बीसी है उतना ही पानी के अंदर, माने प्लेन मिरर का काम करता है। तो पानी में, पानी जो है ना प्लेन मिरर का काम करता है, तो पानी से जितना ऊपर है उतना ही अंदर बनेगा। तो ये इमेज मान लीजिए बन रहा है यहाँ तक, ये मान लीजिए सी डैश है, या उतना क्या लिखें, सी डैश लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ए बी सी, इस पॉइंट को डी, ई है रिफ्लेक्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला पूरा हाइट एच है, तो ये भी एच के ही बराबर होगा। मेरा ये कहना है कि जितना ये ऊंचा है उतना ही रिफ्लेक्शन भी अंदर होगा, दोनों बराबर। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि जितना ये एच है उतना ही ये होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि प्लेन मिरर में ये मिरर का काम करेगा। सरफेस क्या है? मिरर का काम कर रहा है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, वही थ्योरी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो सी जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन देखिए ई है, तो इस पॉइंट का, यहीं से, आप तो यहीं हो ना, आप यहीं से देख रहे हो, तो यहां से आपका डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, दिस एंगल इज बीटा। बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, एकदम तसल्ली से। सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया, ये बड़ी बात है। ये बीटा है, तो पूछा क्या है? इज बीटा। तो द हाइट ऑफ क्लाउड, अच्छा क्लाउड का हाइट, क्लाउड का हाइट, क्लाउड का हाइट का मतलब क्या हुआ बच्चे? क्लाउड का हाइट मतलब ये जो कैपिटल एच है ना, ये आपको इतना ला देना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, जरा बताएंगे ये जो है ये कितना होगा ये वाला? अच्छा एक मिनट, ए बी सी डी ई, यहां पे हम एफ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का एफ। तो सी एफ कितना होगा बताएंगे? ये जो हाइट है इतना, इसका नाम एफ है, तो सी एफ कितना होगा? ये हाइट कितना होगा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अच्छा उधर तो दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, दिस इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। ये है ना, ये टोटल कैपिटल एच है, उसमें से छोटा एच हटा लगे तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, उतना मीटर। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए थोड़ा टाइम लिया जा रहा है, आराम से। ठीक है, अब जा करके जो हमारा जो ये हाइट आपको ला देना है, इतना ला देना है। ये कैसे होगा, ये सवाल थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, हॉट्स है। और अब आइए इन दो, अब फिगर से मेरे को लेना देना है, अब और कुछ नहीं लेने देने का। सही है ना, आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये स्पेस थोड़ा सा पानी को हटा देते हैं, पानी तो हटेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो चलिए, तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आप एक्सप्लेनेशन में क्या करिएगा, फिगर का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे भाई?
let AB be the surface of the lake, C be the cloud, or BC be the height of cloud. D is a point h meter above the lake. The angle of alpha is the angle of elevation of cloud from h meter above point D, and beta is angle of depression of reflection of cloud C. Beta is एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? सी, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड सी, सी के रिफ्लेक्शन जो यहां ई है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस एच, कैपिटल एच इज दैट, है ना. मतलब यहां देखिए जो लाना है ना, tan बीटा tan अल्फा, यहां भी tan बीटा tan अल्फा, ऊपर में लेकिन क्या है, प्लस है, यहां माइनस है. कैसे होगा भाई? ठीक है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं. देखिए अब हम इस सॉल्यूशन में चलते हैं. इन ट्रायंगल किस में चले? छोटे वाले ट्रायंगल में. जैसे कि ये वाला पॉइंट एफ है बच्चे, ये वाला पॉइंट क्या है, एफ है. तो CFD में चलिए. तो इसमें क्या करिए कि tan अल्फा लगाइए. tan अल्फा लगाइएगा तो h माइनस एच डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस को भी कुछ मान लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो सके. इस वाले डिस्टेंस को कुछ x मान लीजिए. तो ये x है तो वो भी x होगा, बाई x है ना. दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस x, तो ये भी x, बिल्कुल सही. तो अपने ब्रेन में याद रखा जाए कि हमें कैपिटल H चाहिए. अच्छा, जैसे जो, अच्छा ठीक है. तो ऐसा करते हैं, यहां से क्या करते हैं कि x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो h माइनस एच इज इक्वल टू x tan अल्फा, है ना, आ रहा है ना. अच्छा, x का तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, x को इक्वेट कर दिया जाए तो आ जाएगा, है ना. अच्छा ठीक है, फिलहाल हम इसको 1 मान लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम चलेंगे. अब आ जाइए tan बीटा इन ट्रायंगल EB, नहीं, अच्छा इसमें नहीं चलना पड़ेगा. EFD या DFE, तो इसमें tan बीटा लगा दीजिए. tan बीटा, तो tan बीटा, तो दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस. देखिए tan थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर और बाय दिस बेस. तो ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक कैपिटल H और ये छोटा h, ये दोनों अगर आप देखें यहां से यहां तक तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h है. उधर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, इधर स्पेस है, हाँ है. चलो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा, थोड़ा सा और. ये जो है अब आपको आ रहा होगा, ये इतना मीटर है ना. ये क्या देख रहे हैं, ये देखिए tan बीटा, आप चल रहे DFE में, DFE, तो tan बीटा लेंगे तो दिस होल परपेंडिकुलर, तो ये पूरा कितना है, इतना h है और इतना छोटा h है. तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h, टोटल ये हो गया परपेंडिकुलर, और बाय दिस बेस कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय दिस x, है ना. अब यहां से भी आप ऐसा करो ना, इससे 1 मानने से पहले एक काम हम करना चाहते हैं. यहां से x का मेरे को कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहां से क्या करिए, आ रहा है, हाँ आ रहा बिल्कुल. तो x इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई tan अल्फा. इसको 1 मानिए, x का वैल्यू वहां से, और यहां भी x का वैल्यू आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें
x tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h, इसका मतलब x इज इक्वल टू कैपिटल एस स्मॉल एच बाई tan बीटा, ऐसा आ गया। ठीक है, इसको आप 2 मान लीजिए। अब देखिए बड़ी आसानी से आप, बहुत सबसे इजी मेथड यही है, सबसे आसानी से देखिए, इस पूरे में हमको ये x का कहीं कोई जरूरत नहीं था, है ना। और ये कितना लाना था, दिस इज इक्वल टू कैपिटल H, कैपिटल H इतना, इसका मतलब कैपिटल H और स्मॉल h हमको दिखना चाहिए, tan अल्फा tan बीटा स्मॉल h कैपिटल H सब दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए, x इसमें कहीं नहीं है। तो x को ही हम लोग यहाँ x पता कर लिए ऊपर वाले ट्रायंगल से, और tan बीटा लेके इसमें से भी x ही पता किया, दोनों x को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, है ना, वी गेट, तो 1 में क्या है भाई, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई tan अल्फा, है ना, x का वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई tan अल्फा, और यहाँ x का वैल्यू क्या है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाई tan बीटा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर रेडी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो tan बीटा इंटू इतना, तो ऐसे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल H tan, अच्छा थोड़ा सा स्पेस और ले रहा हूं भाई, देखिए क्रॉस कर रहे हैं, तो H tan बीटा माइनस H tan बीटा, है ना, कैपिटल H, अब ऐसे H tan अल्फा, कैपिटल H tan अल्फा प्लस स्मॉल tan H अल्फा, कैपिटल H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा। अब ये जो कैपिटल H वाली दोनों बात है ना, ये कैपिटल H दोनों को एक तरफ ले आइए, तो यहां हो जाएगा H tan बीटा माइनस H tan अल्फा। ठीक है, कैपिटल H दोनों, अब स्मॉल h यहाँ पे कौन है, स्मॉल h tan अल्फा ये है, और इसे उधर ले जाइए, प्लस ये आ जाएगा स्मॉल h tan बीटा। तो क्या देखा आपने, ये जो कैपिटल H है, कैपिटल H वाला ये तो यहाँ है, इसको यहाँ ले आए, और स्मॉल h जो है ये यहाँ रख दिया, और ये स्मॉल h वाले को उधर ले गए। तो यहाँ से अगर कैपिटल H कॉमन लिए तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू H, वहाँ से कॉमन लीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसका मतलब यहाँ से कैपिटल H जो चाहिए था वो पता करिए, तो H और tan बीटा अल्फा लिख सकते हैं, पहले बीटा फिर अल्फा, tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan ऑफ बीटा माइनस tan अल्फा, इतना ही मीटर, यही आपको आंसर लाना था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, इससे इजी मेथड हमें नहीं लगता है कि आपको मिलने जा रहा है, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो हम बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर अपना काम समझ में आए तो आप कमेंट्स लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, कम से कम इतना लिखिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कोई अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।